आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। आज हम समझेंगे कि नेक्रोसिस की कितनी टाइप्स होती हैं और उनको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस एक टाइप ऑफ सेल डेथ है। सही। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस एक टाइप ऑफ सेल डेथ है और इसको ना मैं पहले भी लेक्चर में कवर करा चुका हूँ। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर देख लें और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो पैथो के लेक्चर्स हैं वो मिल सकें। तो कितनी टाइप्स होती हैं? हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे नेक्रोसिस की। पहला जो है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरी जो टाइप है वो है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तीसरी है कैशियस नेक्रोसिस और चौथी है फैट नेक्रोसिस और पांचवी है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और छठी है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। ये 6 तरीके की टाइप्स हैं नेक्रोसिस की। कोगुलेटिव क्या है, लिक्विफेक्टिव क्या है, कैशियस क्या है, फैट क्या है, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस क्या है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस क्या है, ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो कोगुलेटिव से हम शुरू करते हैं कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती क्या है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्सीडेंटल सेल डेथ टिपिकली कॉज्ड बाय इस्कीमिया और इन्फ्रेक्शन। तो इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया होता है ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लड फ्लो की जो सप्लाई है, ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। सही है। अब वो कैसे होती है? किसी भी आर्टरी में, किसी भी वेसल में अगर ब्लड की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है या हो ही नहीं रही तो हम क्या कहेंगे? उस जो आर्टरी में इस्कीमिया हो गया और उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक ऐसी एक्सीडेंटल सेल डेथ है जिसमें जो किसकी वजह से होती है? वो इस्कीमिया और इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है। तो नेक्रोसिस टिपिकली ऑकर्स इन सॉलिड ऑर्गन। सॉलिड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि किडनी हो गया सॉलिड ऑर्गन, हार्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। तो ये क्या है? सॉलिड ऑर्गन्स है। ठीक है। जो ब्रेन है ना वो सॉलिड ऑर्गन नहीं है। सही है। ब्रेन के अलावा किस हर टिश्यू में जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। सही। मैं वापस से बता रहा हूँ, कोगुलेटिव नेक्रोसिस एक ऐसी नेक्रोसिस है जो इस्कीमिया की वजह से होती है या इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये सॉलिड ऑर्गन्स में होती है जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। और ब्लड सप्लाई की वजह से ही होती है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इस्कीमिया हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी आर्टरी में, तो उसकी वजह से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। सही। इस्कीमिया की वजह से, और इस्कीमिया क्या है? लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, डेफिशिएंट ब्लड सप्लाई है। ठीक है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस पर। के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कौन कौन सी एग्जाम्पल है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। पहला जो है वो हम पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में जो सेल्स हैं वो हार्ट के जो हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही होती। अच्छा, ब्लड की सप्लाई जो है वो आर्टरी ला रहा होता है। सही। आर्टरी ला रही होती है ब्लड, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए आर्टरी में तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, तो उसको हम इस्कीमिया कहते हैं। अब जब ब्लड की सप्लाई जो है वो सेल्स के पास नहीं आ रही हार्ट के, तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है वो एक एग्जाम्पल है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। अब हम आते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर। नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इन ब्रेन। कहीं पर भी किसी भी टिश्यू में नेक्रोसिस हो सकती है सिवाय ब्रेन के, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो जो है वो सॉलिड ऑर्गन नहीं है। सही है। वापस से बता रहा हूँ कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है और नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया इन ऑल टिश्यू एक्सेप्ट इन ब्रेन। ठीक है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो होती कैसे है, उसका सेल के अंदर मैकेनिज्म क्या है। Increasing acidosis denature not only the structural proteins but also enzymatic proteins. सेल के अंदर ना एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब एसिडिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ना देखो, जब इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई रुक गई। जब ब्लड सप्लाई जो है वो सेल या टिश्यू के पास नहीं आ पा रही तो सेल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है। ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके आता है और उसकी वजह से जो सेल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है।
जब एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तो लैक्टिक एसिड सेल के अंदर प्रोड्यूस होगा। जब सेल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो पीएच जो है वो कम हो जाएगी। जब पीएच कम होती है तो एसिडिक लेवल जो है वो बढ़ जाता है ना। एसिडिटी क्या होती है? जब पीएच कम होती है, जितनी ज़्यादा पीएच कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिटी एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। जब ज़्यादा एसिडिटी होगी सेल के अंदर तो एंजाइम के जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंजाइम जो है ना वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि पीएच पे डिपेंड करता है, पीएच की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी अफेक्टेड होंगे, पर एंजाइमेटिक जो प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्टिमम पीएच पर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, सही है। जो पीएच अगर बढ़ाते रहेंगे, ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा हो गया तो एंजाइम जो है, एंजाइम की जो प्रोटीन्स है, एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। अब जब वो डीनेचर हो जाएगा तो वो अपना मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा। तो अब जब अपना काम नहीं करेगा तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, सेल के अंदर फंक्शंस नहीं हो रहे होंगे, तो जिसकी वजह से सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। Enzymes that degrade necrotic tissues are also destroyed. जो नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो भी डीनेचर हो जाएंगे। सेल के अंदर ना लाइसोसोम्स होते हैं और लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स अगर डीनेचर हो गए तो टिश्यू जो है उनको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? सही, नेक्रोटिक जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ ना एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं जो नेक्रोटिक टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और ये ऑटोलिसिस जो होती है, ठीक है, ऑटोलिसिस करते हैं। तो अगर लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो गए तो नेक्रोटिक टिश्यू जो है उनको डिग्रेड कौन करेगा? सही है। तो इसमें ये मसला होता है, इसको भी अफेक्ट करते हैं। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो प्रोटीन का जो डीनेचरेशन का जो ये मैकेनिज्म है ना, ये बेसिक मैकेनिज्म है कोगुलेटिव नेक्रोसिस का। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे कि सेल जो है वो दिखता कैसे है जब कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है। अगर आप कोगुलेटिव नेक्रोटिक जो सेल है ना उसको आप देखोगे, ग्रॉस फीचर जो आपको दिखेगा वो आपको पेल एरिया दिखेगा, और अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आपको घोस्ट आउटलाइंस दिखेंगी। अब घोस्ट आउटलाइंस क्या होते हैं? घोस्ट आउटलाइंस एक ऐसी सेल की आउटलाइंस दिखेंगी जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे सेल मौजूद था, पर नेक्रोटिक जो सेल है वो आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हुई भी होगी, साइटोप्लाज्म की जो है वो स्वेलन हुआ होगा सेल या रप्चर हुआ होगा। नेक्रोटिक सेल आपको दिखेगा, उसकी आउटलाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, एक और चीज़, जब आपको ना घोस्ट आउटलाइंस क्यों दिखती हैं? घोस्ट आउटलाइंस आपको इसलिए दिखती हैं कि जो सेल है ना उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो लाइसोसोम के अंदर होते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो ऑटोलिसिस नहीं कर रहे होते, किसको? ये जो आपके नेक्रोटिक सेल हैं उनको ऑटोलिसिस नहीं कर रहे होते, डिग्रेड नहीं कर रहे होते, तो उनकी फैगोसाइटोसिस होती हैं। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना हमारे ब्लड में, वो आके इनको जो है वो फैगोसाइट कर लेते हैं। तो इसलिए ना सेल की आउटलाइंस कुछ देर तक आपको नज़र आती रहेंगी, सही। और फिर कुछ देर के बाद जो है फैगोसाइटोसिस जब हो जाएगी फिर ये सेल आउटलाइंस भी नज़र नहीं आती, सही। अब हम आते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस पर कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता क्या है। Liquefactive necrosis is a type of necrosis that occurs due to autolytic and hydrolysis actions of enzymes that convert the proteins of cells into liquid. लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है ना वो एक टाइप है नेक्रोसिस की जिसमें हाइड्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस हो रही होती है, जबकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हाइड्रोलाइसिस और ऑटोलाइसिस नहीं हो रही होती, क्योंकि जो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में जो ऑटोलाइटिक और हाइड्रोलाइसिस करवा रहे होते हैं ना जो एंजाइम्स, लाइसोसोम्स के पास एक ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डैमेज्ड पार्ट जो सेल का होता है ना, डैमेज पार्ट, उनको ऑटोलाइज कर रहे होते हैं, डिग्रेड कर रहे होते हैं।
तो वो डीनेचर नहीं होते लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हो जाते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और एसिडोसिस जो है वो बढ़ रही है, पीएच कम हो रहा है, तो इसकी वजह से डीनेचर हो जाते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में ऑटोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस हो रही है, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर नहीं हो रहे। सही है। और वो जो प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जो डैमेज प्रोटीन्स हैं, उनको लिक्विफाई कर रहे हैं। सही है, लिक्विफाई कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यू। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की। तो पहली जो एग्जाम्पल है वो है इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन। ब्रेन में ना अच्छा एक ना बेसिक आ सकता है कि ब्रेन में कौन सी टाइप ऑफ नेक्रोसिस होती है, तो आपने कहना है ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती। सही, ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। अब इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन क्या है कि ब्रेन के किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो उसकी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको पूरा ये प्रोसेस भी बता चुका हूँ कि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही तो ऑक्सीजन नहीं आ रही, ऑक्सीजन जब नहीं आ रही तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और एटीपी जब प्रोड्यूस नहीं हो रहा किसी भी सेल के पास, तो वो डैमेज होना, उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही ब्रेन के सेल्स भी यही करते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरी एग्जांपल पर, जो है सपरेटिव इन्फ्लेमेशन, पस फॉर्मेशन ड्यू टू पैथोजेनिक बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। सपरेटिव इन्फ्लेमेशन ये होता है कि ना पस फॉर्म हो रहा होता है। अब पस फॉर्म क्यों हो रहा होता है? पस फॉर्मेशन हो रही होती है कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को भी लिक्विफाई कर रहा है, जो लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है। तो पस के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। आप जो है आपने देखा होगा पस वाइट डिस्चार्ज, वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और लिक्विफाइड जो प्रोटीन्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये थी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की एग्जांपल्स। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर। जो बेसिक मैकेनिज्म है जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, वो ये है कि एंजाइम डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। मतलब कि हाइड्रोलिसिस जो करवा रहे हैं एंजाइम जो डिग्रेड कर रहे हैं प्रोटीन की, वो बेसिक मैकेनिज्म है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। ठीक है। अच्छा, लिक्विफेक्टिव नेक्रोटिक जो सेल है वो दिखता कैसे है? मॉर्फोलॉजी यही होती है ना कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोटिक जो सेल है वो दिखता कैसे है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी क्या हो जाती है उसकी। तो पहला जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल। जो सेलुलर डिटेल है ना, जैसे हमें टॉमस्टोन दिख रहा था कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, वो हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में नहीं दिखता। मैं वापस से बता रहा हूँ, हमें सेलुलर आउटलाइन भी नहीं दिखती। सही है, सेलुलर आउटलाइन, सेलुलर डिटेल, भाई लगता ही नहीं है कि यहाँ पे सेल मौजूद था। पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमें ये पता चल रहा था कि यहाँ पे सेल मौजूद तो था, पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे सेल भी मौजूद था, क्योंकि सेल की सारी डिटेल ही जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है अपने ही एंजाइम्स के थ्रू। उनके सेल के अंदर लाइसोम्स के पास जो एंजाइम्स होते हैं वही डिग्रेड कर देते हैं पूरी सेलुलर आउटलाइन और सेलुलर डिटेल सारी। सही है, तो ये थी मॉर्फोलॉजी। अब हम आते हैं एक और टाइप ऑफ नेक्रोसिस पर, जो है कैशियस नेक्रोसिस। Cassius necrosis is a combination of coagulative and liquefactive necrosis and is characterized by the presence of soft, dry, cheesy, homogeneous necrotic material. Cassius necrosis ना कॉम्बिनेशन है कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दोनों का। इसमें ना चीज़ी लाइक अपीयरेंस ना टिश्यू की रहती है, मेंटेन रहती है चीज़ी लाइक अपीयरेंस कैशियस नेक्रोसिस में। ठीक है। अब वो होती कैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैशियस नेक्रोसिस क्या है? जो सेंटर ऑफ ट्यूबर क्यूलस ग्रेनुलोमा है, ग्रेनुलोमा ना बन जाते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस में। सही है, लंग्स के अंदर ट्यूबरक्यूलोसिस में ग्रेनुलोमा बनते हैं, और वो जो ग्रेनुलोमा है वो कैशियस नेक्रोसिस की एग्जाम्पल है। ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं कि दिखता है कैसे है। नेक्रोटिक focus is composed of structureless amorphous granular debris enclosed with a ring of granulomatous inflammation. Architecture is completely obliterated. में जो डेड सेल्स हैं ना वो तो ख़त्म हो जाते हैं, पर structureless amorphous granular debris जो है वो मौजूद होता है।
ठीक है, चीज़ी लाइक जो है वो अपीयरेंस जो है वो दे रहा होता है। आर्किटेक्चर जो है वो तो कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड मतलब होता है कि ख़त्म हो गया, सही है, डैमेज्ड हो गया, बिल्कुल ना नामो निशान ख़त्म हो गया आर्किटेक्चर का, पर उसका जो स्ट्रक्चरलेस अमorphous ग्रैनुलर डेब्रिस है ना वो मौजूद रहता है। चीज़ी लाइक अपीयरेंस जो दे रहा होता है कैशियस नेक्रोसिस में वो मौजूद रहता है। तो ये थी मॉर्फोलॉजी। अब हम आते हैं फैट नेक्रोसिस पर कि फैट नेक्रोसिस क्या होता है। फैट नेक्रोसिस की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है ट्रॉमेटिक और एक होती है एंजाइमेटिक। फैट नेक्रोसिस ना एक स्पेशल नेक्रोसिस है जो स्पेशल साइट्स पे होता है, ठीक है, सही। स्पेशल साइट्स पे जो नेक्रोसिस होता है उसको हम क्या कहते हैं, फैट नेक्रोसिस। और ये फैट जिन ऑर्गन्स पे, जिन पार्ट्स पर फैट होता है उनको ही फैट नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो दो तरीके की फैट नेक्रोसिस हो सकती हैं, एक हो सकती है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस और एक हो सकती है एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस। तो हम आते हैं पहले ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस पर कि ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है। तो सीवियर इंजरी टू द टिश्यू with high fat content such as the breast, subcutaneous tissue and abdomen। एब्डोमेन पे भी आपके ना फैट होता है, ब्रेस्ट पे भी जो है फीमेल्स के उनके फैट होता है, फैट के कंटेंट्स मौजूद होते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उस पे भी तो फैट होता ही है। तो वहाँ पर अगर ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई जहाँ पे फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस। मैं वापस से बता देता हूँ कि जो इंजरी हो जाती है उस जगह पर जहाँ पे फैट कंटेंट ज़्यादा है, और वो जगह कौन कौन सी है, वो जगह ब्रेस्ट भी हो सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हो सकता है और एब्डोमेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर नेक्रोसिस हो रही है, ट्रॉमा हो रहा है, तो उस ट्रॉमा की वजह से फैट नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस कि इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस कहाँ पे हो रही है। दिस रेफर्स टू द नेक्रोसिस इन एडिपोज टिश्यू इंड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आर लिबरेटेड ड्यू टू ट्रॉमा टू पेनक्रियास। जब कोई ट्रॉमा हो जाता है ना पेनक्रियास में, देखो भाई पेनक्रियास के पास ना एडिपोसाइट्स होते हैं, एडिपोज टिश्यू होता है पेनक्रियास के अंदर, तो उसकी वजह से उसमें नेक्रोसिस जब होती है, एंजाइम जो होते हैं ना, एंजाइम पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो एडिपोसाइट्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एडिपोज टिश्यू को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो इनकी वजह से एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस हो जाती है, पेनक्रियास के अंदर होती है, ठीक है। स्पेशल साइट है, पेनक्रियास एक स्पेशल ऑर्गन है, मतलब कि किसी जगह पर फैट नेक्रोसिस होती है जहाँ पे फैट एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, वहीं पे फैट नेक्रोसिस होगी, ठीक है। अब हम आते हैं एक और टाइप पर नेक्रोसिस की, जो है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ना एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस है, स्पेशली अफेक्टिंग आर्टीरियल वॉल्स। कनेक्टिव टिश्यू की नेक्रोसिस है और आर्टीरियल वॉल्स को डैमेज करती है, अफेक्ट करती है आर्टीरियल वॉल्स को, ठीक है। अब फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की भी दो कंडीशंस होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ऑटो इम्यून डिजीजेस जो होते हैं वो रोमेटिक फीवर हो गया, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो गया, ये दोनों ना आर्टरीज के अंदर ही होते हैं, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा भी आर्टरी के अंदर होता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है उसमें भी फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिख सकती है, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस दिखती हैं। अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पर कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की। मॉर्फोलॉजी होती है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर। जो लॉस होता है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर का, वो तो हो जाता है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में। नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल सेल जो है वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में नहीं दिखता, उसकी जगह हमें क्या दिखता है, होमोजीनस ब्राइट पिंक स्टेनिंग नेक्रोटिक मटेरियल। हमें होमोजीनस ब्राइट पिंक स्टेनिंग नेक्रोटिक मटेरियल दिखता है जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, और वो ना फिब्रिन की तरह दिखता है, दैट रिजेंबल्स फिब्रिन माइक्रोस्कोपिकली। मैं वापस से बता देता हूँ कि जब हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जब हो रही होती है और हम देखते हैं माइक्रोस्कोपिकली, तो हमें क्या नज़र आता है, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर तो नहीं नज़र आता, हमें नज़र आता है होमोजीनस ब्राइट पिंक स्टेनिंग नेक्रोटिक मटेरियल नज़र आता है, और वो रिजेंबल कर रहा होता है किसको, फिब्रिन को, ठीक है। एरिया ऑफ फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कंटेन इम्यूनोग्लोबिन्स कॉम्प्लीमेंट एल्ब्यूमिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कोलेजन एंड फिब्रिन, ठीक है। तो ये था हमारा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और हमने आज जो है वो पढ़ा है टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। और टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं, हमने कवर किया है कोगुलेटिव नेक्रोसिस,
और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, कैशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। हमने जो लास्ट वाला लेना है गैंग्रीनस नेक्रोसिस वो नहीं किया है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। सही है, एक प्रॉपर लेक्चर उसका अलग से बना दूंगा, तो वो मेरे जो है चैनल पर डल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो है पैथोलॉजी के, फार्माकोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।